काम कर रहे हैं और जो चीज हम हासिल करना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने आपको ज्वाइन कराया और आपको बोला कि आपको सपने देखने चाहिए। ऐसा तो नहीं है किसी ने बोला कि भाई सपने देखो, सपने देखने चाहिए, सपने पूरे करने चाहिए, सपनों के लिए काम करो। और आप सोच रहे हो कि हाँ यार, सपने देखने चाहिए, सपने पूरे करने चाहिए। अगर ये मैकेनिकल अप्रोच है तो नहीं हो पाएगा। जैसे एक माँ का प्यार, माँ बाप का प्यार अपने बच्चों के लिए कभी मैकेनिकल नहीं होता, वो उसको आत्मसात कर लेते हैं। ऐसे ही आप अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने सपनों को आत्मसात करते हैं तो बाकी चीजें काम आती है। स्किल को हमेशा इंप्रूव किया जा सकता है, विल यानी इनसाइड आपको पैदा करना ही होता है। काम करने के लिए ईमानदारी की जरूरत है, तो काम के प्रति आपको ईमानदार होना पड़ता है, लेकिन अपने लोगों के प्रति, अपने सपनों के प्रति आपको सच्चा होना पड़ता है। तो ये ईमानदारी काम के प्रति और सच्चाई किन के प्रति? अपने लोगों के प्रति, अपने व्यापार के प्रति, अपने प्रोडक्ट्स के प्रति। अब यहाँ पर एक बात आती है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है हमारे एसोसिएट हैं जो समझना चाह रहे हैं, यहाँ पर दो बातें आती हैं समझने की, कि एक बड़ा पैसा कैसे बनेगा और बड़ा पैसा अगर मैं बनाना चाहता हूं तो कैसे बनेगा। एक बड़ा पैसा यानी एक बड़ी वेल्थ जो क्रिएट होगी वो 100% बड़े टर्नओवर से ही क्रिएट होगी। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, चाहे कोई साइंस के हिसाब से समझ ले, आर्ट के हिसाब से समझ ले, एक ही सॉल्यूशन है, बड़ा पैसा मतलब बड़ा टर्नओवर। अब ये तो हमें समझ में आता है कि एक छोटे से टर्नओवर पे कोई क्या कमाएगा, एक छोटे से टर्नओवर पे टीम के लोग क्या कमाएंगे, आप क्या कमाएंगे। शुरुआत में छोटा होता है, धीरे धीरे आप बड़ा की तरफ जाते हो, लेकिन ये आग अपने अंदर और अपनी टीम के अंदर आप भर पाते हो कि नहीं भर पाते हो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि बड़ा पे आउट बड़े टर्नओवर से क्रिएट होगा। और बड़ा टर्नओवर क्रिएट कैसे होगा, इसका सिंपल सा आंसर है कि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसका उतना बड़ा टर्नओवर। बहुत सिंपल सा आंसर है। और नेटवर्क का मतलब मेरा यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि भीड़, नेटवर्क का मतलब है एजुकेटेड नेटवर्क। देखिए, भीड़ और ग्रुप और समूह यानी कि मॉब और ग्रुप में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। भीड़ क्या है, मॉब क्या है? एक बस जा रही है, आप उसमें सफर कर रहे हैं, वो एक भीड़ है क्योंकि आप किसी को जानते नहीं। सेम एक ऐसी बस है जो बारात की बस जा रही है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, आराम से नाच गाना कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, वो समूह है, उनका एक कॉमन ग्रुप है, कॉमन लक्ष्य है और एक ही जगह उनको जाना है। तो जब ऐसा समूह आप पैदा कर लेते हो जिसका एक कॉमन गोल पैदा हो जाए और जिसका एक इंटेंशन क्लियर हो, इंटेंट क्लियर हो, तो वो एक अच्छा खासा एक ग्रुप बन जाता है, एक एजुकेटेड नेटवर्क बन जाता है जो एक दिशा में काम करता है। तो बड़ा वेल्थ चाहिए तो बड़ा टर्नओवर करना होगा, और बड़ा टर्नओवर करना है तो बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि बड़ा नेटवर्क कैसे क्रिएट होगा। जब बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है तो उसका एक ही आंसर है, शो द प्लान। आप जो काम कर रहे हो उसको शो करना, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, दैट्स इट, शो द प्लान। आप अपने बिजनेस को करिए। आपको ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं मुझे कि हिचक है, कोई शर्म है, कोई वैसा है, नहीं है बॉस। आप बाहर निकल के देखिए, अपने मोहल्ले में देखिए, अपने मार्केट में जाके देखिए, जितने भी लोग व्यापार कर रहे हैं, चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, वो अपने बिजनेस की ओपनिंग करेगा और क्लोजिंग करेगा। एक ठेले वाला भी अपने बिजनेस की ओपनिंग करेगा, क्लोजिंग करेगा। एक पान की दुकान वाला भी अपने बिजनेस की ओपनिंग करेगा, क्लोजिंग करेगा। हर कोई कर रहा है। इवन इस दुनिया का, इस इंडिया का बड़ा से बड़ा उद्योगपति भी ओपनिंग करेगा और क्लोजिंग करेगा। स्टॉक मार्केट की भी ओपनिंग हुई, क्लोजिंग होगी। हमें देखना है कि हमने अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन कितने दिए। लॉ ऑफ एवरेज कहता है जितने ज्यादा बिजनेस प्रेजेंटेशन उतने ज्यादा संभावना बड़े नेटवर्क के बनने की होगी। अब ये प्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे होगा? ये बिजनेस प्रेजेंटेशन तभी हो सकता है कि जब आपको बिजनेस को प्रेजेंट करना आता हो, आपने जाना हो, आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझा हो, आपने इसके बिजनेस प्लान को समझा हो, और प्रेजेंटेशन देने के लिए आपके पास एक प्रेजेंटेशन फाइल है या नहीं। मे बी आप पीपीटी से लैपटॉप में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि हर किसी के पास लैपटॉप नहीं होता है। और मेक श्योर
सामने कोई व्यक्ति Recording in बैठे और progress. बोले कि मुझे इस बिजनेस के बारे में बताना, या कोई व्यक्ति को आपने कॉल किया, वो रेडी होता है, तो क्या आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं? के बाद आपने अपनी टीम के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनकी प्रेजेंटेशन फाइल बनवाई है और यही चीज उन्हें बताई है कि भाई जैसे जैसे लोग आपके साथ इन करते हैं, आप उन्हें बिजनेस के बारे में बताइए, समझाइए, प्रेजेंटेशन फाइल रेडी कराइए, उनके डॉक्यूमेंट रेडी कराइए और उनको प्रेजेंटेशन देने के लिए मोटिवेट करिए। तभी तो लिस्ट पे काम होगा, तभी तो वो तैयार होंगे। देखिए, नेटवर्क छोटा हो सकता है, नेटवर्क बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमको ये देखना है कि वो नेटवर्क हमारा लाइव हो, राइट? ऐसा ना हो कि हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें क्या बोलते हैं सिर्फ आईडी नंबर्स हैं और जो लाइव लोग हैं वो है ही नहीं। तो एक ऐसा ना हो ना, शहर में होता है, शहर में आबादी होती है, उसके कहीं दूर कहीं कब्रिस्तान होता है कि भाई वहां पे कब्रिस्तान है, वहां कुछ लोग हैं। ऐसा थोड़ा ना कि पूरा शहर ही ऐसा हो कि उसमें कुछ थोड़ी सी जगह पे शहर में जिंदा लोग हैं और बाकी कब्रिस्तान है। तो ये व्यवस्था को हमको देखना है कि हम नेटवर्क के जरिए डेड लोगों का एक बड़ा कब्रिस्तान बना रहे हैं या जिंदा और जिंदा दिल लोगों का एक बड़ा ऐसे लोगों का ग्रुप बना रहे हैं जो चीजों को समझते हैं, हम उनको समझा पाए हैं, उनको कन्विंस करके साथ में लाए हैं और उनको वो हमारी बातों को फॉलो कर रहे हैं। और इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, यानी आईडी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। तो क्या वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन पा रहे हैं, आप उन्हें बना पा रहे हैं? और क्या वो इंडिपेंडेंट लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? एक बात याद रखिए, अपना बचपन याद करिए या अपने बच्चों की तरफ, छोटे बच्चे उनकी तरफ देखिए। माँ बाप बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, सुबह सुबह बस में बिठाते हैं, आप चले जाइए। कई माँ बाप शुरुआत की बात करें तो स्कूल तक छोड़ने भी जाते थे हाथ पकड़ के, सुबह सुबह आप जाइए तो बच्चों को छोड़ने जा रहे होते हैं। तो माँ बाप बच्चों को छोड़ने जाते हैं स्कूल में, लेकिन क्या आपने किसी माँ बाप को ये देखा है कि वही प्रक्रिया वो बड़े होने पर उनके स्कूल के बाद कॉलेज में, उनके ऑफिस में उनको छोड़ने जाते हैं? नहीं जाते। अगर कोई बच्चों के साथ माँ बाप जाए तो वो खुद मना कर देंगे, क्योंकि उसको पता है कि उसके दोस्त उसको चढ़ाएंगे, उसकी छड़ी करेंगे कि सोना बाबू आ गया, प्यारा बच्चा आ गया, अरे अभी तो ये डैडीज बॉय है, ममास बॉय है। तो वो खुद बोलता है भाई मैं ग्रेजुएशन में कॉलेज में आ गया हूँ, मैं चला जाऊंगा अपने आप, मैं बड़ा हो गया हूँ। ओके, तो ये एक चीज है कि आप एज ए अपलाइन बहुत दिनों तक अपने डाउनलाइन का हाथ पकड़ के नहीं चला सकते। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप हाथ पकड़ के बहुत हमेशा अपने डाउनलाइन को चला रहे हो तो टेक्निकली आप उनको फ्यूचर में किल कर दोगे। और अगर आप बहुत दिनों तक अपने अपलाइन का हाथ पकड़ के चल रहे हो और हमेशा ऊपर की तरफ अपेक्षा की तरफ देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं खुद को किल कर लोगे। एक समय ऐसा आता है कि जब आपको लगता है कि बड़े और बुजुर्गों का आशीर्वाद रहे वो भी बहुत है, इंडिपेंडेंट बनिए और हमेशा नए लोगों को अपने साथ इन करिए, स्पॉन्सर करिए। जब आपने कुछ लोगों को डिपेंडेंट बनाया, फिर नए लोगों को स्पॉन्सर करते जाइए, उनको डिपेंडेंट। प्रोसेस नहीं रुकता है, यह प्रक्रिया नहीं रुकती है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ लोगों को टीम को ज्वाइन कराया और उसके बाद आपने कहा सब डिपेंडेंट हो गया, अब तो मैं फ्री हो गया। नहीं, आप नए नए लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, उन पर फोकस करते हैं, उन पर डिपेंड, उनको आगे बढ़ाते हैं। अब बात यहां पर यह आती है कि देखिए प्रेजेंटेशन कैसे होगा, हमें बात क्या रखनी है, हमें बात कहनी क्या है। मैं एक बहुत साधारण तरीके से आपसे कुछ बातें कहता हूं और अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं इसको दो दो हिस्सों में देखता हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। एक इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है किसी इंडस्ट्री का और इसका कैलकुलेशन क्या करता है। बॉस, मैं आपको बताऊं कि जब मैं जितेंद्र डागर जी से मिला था, ये जितेंद्र डागर जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हम लोग हमेशा डिस्कस करते थे, कभी भी हम लोगों ने साथ काम नहीं किया, लेकिन हमारे बौद्धिक जो विचार हैं वो आपस में डिस्कस होते रहते थे। और मैं हमेशा सोचता था कि यार ये व्यक्ति पता नहीं कुछ डिफरेंट चीज कर रहा है, कुछ अलग चीज कर रहा है और ये एक अलग ही पैटर्न पे आगे बढ़ रहा है। जब मेरी इससे मुलाकात हुई, और सॉरी मैं इससे बोलूंगा दोस्ती के हिसाब से बोल गया, बट इनसे मुलाकात हुई, तो जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैंने यही चीज जानने का प्रयास किया कि कर क्या रहे हैं भाई, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। एक साधारण सा प्रोडक्ट देना है, करना। जब लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि नो योर प्रोडक्ट होता क्या है, तब मुझे एक बहुत बारीक चीज समझ में आई कि डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में एक फर्क जो है वो दार्जुवी 9 एक्चुअली क्या बताया था।
है कंज्यूमर, एक कंपनी होती है, कंज्यूमर होता है, बीच में अलग अलग चैनल्स होते हैं कि भाई सेंड अप वाला होगा, कोई डिपो वाला होगा, रिटेलर्स होगा, ये होगा, भाई उस एडवर्टीजमेंट का जो सबसे मोटा पैसा जाता है वो बच रहा है और वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन ये जो बात आ रही है कि हम नहीं हो रहा है, तो आप जरा देखिए, आप हिंदुस्तान में सारी कंपनियों को देखिए, बहुत सारी कंपनियां बताएंगी कि हमारे ऑफिस हैं, वेयर हाउस है, हमारे इतने मार्ट है, शॉप है। तो मुझे लगा कि ये एंगल ही गलत है, ये एंगल तो है ही नहीं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। एंगल क्या है? एंगल सिर्फ एक चीज का है, एडवर्टाइजमेंट का और रिकमेंडेशन का। यहां पर दो बातें मेरे को जितेंद्र जी से मिलकर समझ में आई। नंबर एक, selection of the product is the key solution, यानी राइट सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट हमने लोगों को समझा दिया, अटेंटिव बायर की डेफिनेशन समझा दी। तो ये वो धुरी है, ये वो केंद्र बिंदु है, राइट सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, जो कहीं हर तरीके की चीजों को सॉल्यूशन कर सकता है। और तब मुझे समझ में आया कि इट्स अ सॉल्यूशन ड्रिवन कंपनी। कैसे, मैं आपको भी बताता हूं। दूसरी चीज जो मुझे समझ में आई कि राइट रिकमेंडेशन का मतलब क्या है। एक तो हो गया राइट सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरा राइट रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मैं कोई भी कंपनी ज्वाइन करूंगा, कोई भी कंपनी में काम करता हूं, हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी हो, तो मैं क्या करूंगा? ज्वाइन करूंगा तो मैं रिकमेंड करूंगा, मैं प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा, और प्रोडक्ट को जानने के बाद ही मैं रिकमेंड करूं, ये मेरी जवाबदेही है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखिए, टीवी के एड में क्या होता है, टीवी के एड में आप देखोगे कि जो हीरो हीरोइन हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, ये हीरो हीरोइन भी क्या करते हैं कि आपको जुबा केसरी के नाम पे गुटखा भी बेच देंगे, ये कोई स्वीट ड्रिंक भी आपको बेच देंगे, या कोल्ड ड्रिंक के प्रचार प्रसार भी कर देंगे, ये सब कुछ बेच देंगे क्योंकि इनको पैसा मिल रहा है, ये बेचेंगे, ये खुद कंज्यूम करें ना करें लेकिन कुछ बेच देंगे। तो क्या जुबा केसरी का एड देख करके हमें और हमारे को ये पान मसाला खाना चालू कर देना चाहिए? हमें लोगों को रिकमेंड कर देना शुरू करें कि भाई हीरो हीरोइन खा रहे हैं, अपन भी खाओ। तो यहां पर ये फर्क समझ में आया कि ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट बेचने के लिए सेलिब्रिटी पैसा लेता है और पैसा लेकर के जो मर्जी है वो प्रमोट कर देता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्ट का सेंस आना चाहिए। और बिफोर रिकमेंडेशन मेक श्योर कि वो प्रोडक्ट जिसको आप रिकमेंड कर रहे हो वो प्रोडक्ट सही हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको पता हो, और आप उसको उस तरह का प्रोडक्ट दे रहे हो जो उसको हार्म ना करे, यानी कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट, सिंथेटिक केमिकल फ्री। मैं उन सभी लोगों के लिए एक साथ बोल देता हूं जो बोलते हैं केमिकल तो होता है, तो भाई केमिकल तो होता है, ये सही है, लेकिन कौन होता है? पानी भी केमिकल है, नमक भी एक केमिकल है। तो ये बुद्धिजीवी हो तो समझने का थोड़ा सा प्रयास करना कि जब हम ये बोलते हैं कि केमिकल नहीं है, इसका सिंथेटिक केमिकल नहीं है, हार्मफुल केमिकल नहीं है, अदरवाइज तो सभी के केमिकल स्ट्रक्चर बने हुए हैं, पानी के भी बने हैं, हवा के भी बने हैं, नमक के भी बने हैं। कि भाई जो टूथपेस्ट हम यूज कर रहे हैं, क्या जरूरी है उसमें ट्रैक्लोसिन डालना? क्या जरूरी है उसमें फ्लोराइड डालना? क्या जरूरी है उसमें सोडियम लॉरियल सल्फेट डालना? मॉर्निंग में वो पेस्ट कर रहे हैं, और ये हम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े ऐसे पहले से कोई अवेयरनेस थी, हमें जागरूकता थी, एजुकेटेड थे, ऐसा नहीं है कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएशन करी है, तैयारी करी है, यूनिवर्सिटी में भी अच्छे अपन पोजीशन पर रहे हैं, कॉलेज में भी टॉप किया, सब कुछ, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिंदुस्तान में सबसे ज्यादातर सबसे बड़ी कमी क्या है कि एजुकेटेड है, अवेयर नहीं है ही नहीं। तो मुझे भी नहीं थी, मुझे भी दार्जिलिंग में आने के बाद, जिनसे मिलने के बाद समझ में आया कि भाई ये पेस्ट ये होता, और सबसे पहले हम सुबह कर रहे हैं पेस्ट, सबसे ज्यादा कैंसर कॉजिंग चीज तो ये है। मसाले खा रहे हैं हम, स्वाद है, हम सेहत की कोई एडवर्टीजमेंट हमने नहीं देखा जो ये बताता हो कि मसालों के साथ आपको सेहत भी मिले। ये पहला बंदा था जिसने कहा था कि भाई स्वाद तो मिलेगा मिलेगा, स्वाद तो इसका बाय डिफॉल्ट फीचर है, मसाले तो हमारी सेहत के लिए हैं, हमारे पारिवारिक स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र के लिए हैं। लेकिन एडवर्टीजमेंट का ऐसा जाल बिछा हुआ है कि लड़की को दिख रहा है कि वो मसाला डाल रही है, मियाँ बीवी सब खुश हो रहे हैं, सास खुश हो रही है, नंद खुश हो रही है, तो डालो, और यही डालने से स्वाद बढ़ेगा, और यही ब्रांड डालने से होगा। और अभी समझ मसाले भैया यूज करने चाहिए। और ये समझ में आया कि हम और
लेते थे कि भाई नेचुरल लिखा है, ऑर्गेनिक लिखा है तो होगा, कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि इसको जाना कैसे जाता है। तब पहली बार गूगल में चेक किया, हाउ टू चेक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन इंडिया। किसके भी साथ बैठो ना बॉस, उसको बोलो कि गूगल में चेक कर ले। अभी ये जरूरी नहीं है कि हम ये चेक करते रहें कि हीरो हीरोइन क्या कर रहे हैं और फालतू चीजें क्या हो रही हैं। एक बार चेक कर लो, अपने गूगल में डालो हाउ टू चेक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन इंडिया, 2 मिनट में। तो यहां से समझ में आया कि ये चीज इस तरह से हो रही है। अब यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो एक अच्छी पोजीशन में होने के बाद, एक बहुत सालों साल तक काम करने के बाद एक चीज समझ में आई कि भाई ये सही चीज हो गई है। और अगर इसको बिना करे, ईश्वर ना करे, अगर अपन ऊपर भी चले गए तो ये वहां से भी लगेगा कि काश यार नीचे होते, मैं डायरेक्ट सेलिंग में इतनी मेहनत करी थी, इतने साल दिए थे, ये कंपनी कर लीजिए। तो यहां पर अब बिजनेस की सबसे ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए कि इस बिजनेस का ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है। आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, और कैलकुलेशन यानी इसका बिजनेस प्लान क्या है। अबाउट द कंपनी आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट बहुत सी पिच है। अगर आप साधारण पिच को समझना चाहते हो तो जो मैं अगर बताना छोटी सी बात से आपको साधारण सी पिच से इसको समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है? दार्जिलिंग। से लेते हैं लग्जरी। हर कोई लग्जरी की बात करता है। एक हमारे जीवन में लग्जरी आउटसाइड, जो हमारे आउटसाइड लग्जरी है, और एक इनसाइड लग्जरी। आउटसाइड लग्जरी में क्या आता है? आउटसाइड लग्जरी में आएगा आपका मोबाइल, आपकी गाड़ी, आपके कपड़े, हर वो चीज जो दूसरों को दिख रही। आप सोच के देखिएगा या किसी से पूछ के देखिएगा कि साधारणतः अगर आपके पास पैसा है और आपको गाड़ी लेनी है, और जो आपके बजट में है और आपके पास पैसा है, तो आप गाड़ी कैसे लेते हो? क्या बच्चे से बोलते हो बेटा पैसा पकड़ और ये मार्केट जाके कोई गाड़ी लेके आ जा? ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ऐसा। हम क्या करते हैं, घर में पता करते हैं बीवी को कौन सी गाड़ी का कलर पसंद है, कलर की चॉइस क्या है, और उसका एवरेज क्या है। अगर आदमी होगा एवरेज देखेगा, बीवी होगी तो कलर, कलर दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। गाड़ी कैसी चलेगी, क्या होगा, सब पूरा घर परिवार लगेगा। और उसको लेने जाओगे, माला पहनाओगे, उसका पूरा फेसबुक में आएगा, इंस्टाग्राम पे आएगा, गाड़ी लिए। मोबाइल अगर आप लोगे तो बेस्ट मोबाइल लेना चाहोगे जो आपका बजट है। आपको कोई सिखाने नहीं आता है कि भाई ये सीखो, टेक्निकल पार्ट सीखो, सब कुछ सीखो। नहीं, आप मोबाइल अपनी चॉइस कर लेते हो और जो बेस्ट है वही लेते हो, सब कुछ जान लेते हो आप कैसे लेना है। और अगर एप्पल का लिया है, मान लीजिए सैमसंग का जेड सीरीज का लिया है, तो आप उसको फेसबुक में भी डालोगे, ओपनिंग भी करोगे, सब बताओगे। ऐसे ही आप कपड़ों का क्या करोगे, लोगे तो आपने गाड़ी क्या करी, सिलेक्ट करी, यानी आप सिलेक्शन किया कुछ कलेक्शन में से। आपने मोबाइल के कलेक्शन में से क्या किया, अपनी पसंद का मोबाइल सिलेक्ट किया। कपड़ों को क्या किया आपने, कलेक्शन में से सिलेक्ट किया। जूते भी लिए तो आपने सिलेक्ट किए, चप्पल भी लिए तो आपने सिलेक्ट किए। ये आउटसाइड लग्जरी को हम सिलेक्ट करते हैं। हम घड़ी को भी सिलेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि दूसरों को दिखती है और आपकी टशन का और किसी और की जलन का कारण बन सकती है कि भाई ये तो अपने टशन की चीज है, अपन गाड़ी है भाई, ये है वो है, तो हम दिखाना, मतलब वो उसको कहते हैं आउटसाइड लग्जरी, जो दिख रही है। लेकिन जब मैं घर में आता हूं तो इनसाइड लग्जरी, लग्जरी में क्या किया कि वो साबुन, वो शैम्पू, वो बॉडी वॉश या बॉडी क्रीम या हर वो चीज जो मैं अपनी बॉडी में अप्लाई कर रहा हूं, क्या वो केमिकल फ्री है? क्या आपने जानने का प्रयास किया कि आपका टूथपेस्ट जो है, जो आप सबसे पहले सुबह सुबह उठ के टूथपेस्ट करते हो, केमिकल फ्री है? ये सब इनसाइड लग्जरी है। और इसको यूज कौन कर रहा है? क्या हमारे यहाँ घर में बंधे हुए कोई दूसरे जानवर कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी फैमिली कर रही है। मैं पैसे भी खर्च कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ मेरी जागरूकता की कमी की वजह से ये हो रहा है कि मैं जानने का प्रयास नहीं कर रहा हूं कि आज इस केमिकल का इंपैक्ट क्या होगा एवरी डे। ये जो लोग लगाते हैं, प्रोडक्ट लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मेरी फैमिली में यूज कर रहे हैं, और खासकर महिलाएं सबसे ज्यादा इन प्रोडक्ट्स के लिए एक्सपोजर उनके साथ होता है। जो मेरे क्लीनिंग प्रोडक्ट घर में होंगे उनका एक्सपोजर सबसे ज्यादा फैमिली में इनके साथ होता है। तो क्या इनकी स्किन के थ्रू, मेरे घर में जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, मेरा परिवार है, इनके स्किन के थ्रू एवरीडे केमिकल जा रहा है? एक बात जरा सोच के देखिए, अगर कोई आदमी पान मसाला खाता है ना, गुटखा खाता है, पान मसाला खाता है, पान की दुकान में जाता है, बढ़िया गुटखा लेता है, गुटखा खा लेता है, उसमें खूब सारा फोटो बना रहता है, सारी चीजें बनी रहती है, हर प्रोडक्ट पे लिखा रहता है कि इस गुटखे को खाओगे तो कैंसर होगा।
सिगरेट को पियोगे तो ये नुकसान होगा, लेकिन खाने वाला खाता है, पढ़ता है, यानी कि वो जागरूक है, वो जानता है, फिर भी वो खा रहा है, वो क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे को गुटखे के खाने से कैंसर हुआ। वो कहते हैं संभावना है कि हो सकता है, उस पर डाल दिया है। सरकार ने क्या व्यवस्था करी है आपके लिए? सरकार ने ये व्यवस्था करी है कि हर प्रोडक्ट पे उस चीज को मेंशन कराया, भैया गुटखा हमने बैन तो नहीं किया, पता है कैंसर हो रहा पर बैन नहीं हो रहा, तो बैन तो नहीं किया, लेकिन क्या किया, लिख दिया कैंसर होगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट में आप अलाउड केमिकल जो है वो यूज कर सकते हो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, ग्राहक को ये देखना है कि उसे अपने फैमिली के लिए क्या लेना है। ऐसे आप खेत में पेस्टिसाइड यूज कर सकते हो, चॉइस है, मजबूरी, मतलब कोई मैंडेट नहीं है कि करना है। ये ग्राहक को देखना है कि उसको किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह का फल चाहिए, उसको नॉन जीएमओ चाहिए, नॉन ग्लूटेन चाहिए, किस तरह का चाहिए, या उसको मोटे अनाज चाहिए या बिना पेस्टिसाइड के चाहिए, ये उसकी चॉइस है। चॉइस आपको दी है, लेकिन बेचने वालों पे सिर्फ कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस ये लगाए गए हैं कि डिक्लेयर कि तुम क्या बेच रहे हो, और इसको एक फ्रेम बना दिया कि इस फ्रेम के तहत आपको बेचना है। अब कंज्यूमर अगर देख के ले रहा है, अगर मान लीजिए आप कोई तेल ले रहे हैं, आलमंड ऑयल खरीद रहे हैं, अब उस आलमंड ऑयल में यदि 78% लाइट लिक्विड पैराफिन है, तो उसमें लिखा हुआ है कि एलएलपी इसमें 78% है, आप देखिए मोड़ करके उसके लेबल पे, तो वो आप ले रहे हो, पैसा दे रहे हो, ले रहे हो। और ये कॉमन सेंस की बात है कि आलमंड ऑयल में, इतने बड़े तेल में, आप खुद सोच के देखिए, वो एक समान तरीके से अगर सोचेंगे तो आलमंड ऑयल आएगा कहां से? तो ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति गुटखा खा रहा है तो क्या करेगा कि भाई खुद तो खा लिया, और वहां से गुटखे की लड़ी उठा लो कि घर लेके चलेंगे, अपने बच्चों को देंगे, अपने घर वालों को भी देंगे, अपने मम्मी पापा के लिए भी 2-2 पाउच लेके चलता हूं। ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि मैं नुकसान झेल लूं पर मेरा परिवार को नुकसान नहीं होना चाहिए। भाई ये गिफ्ट में देने की चीज नहीं है, मैंने तो खा ली, घर ले आकर नहीं दूंगा, लेकिन जाने अनजाने वो प्रोडक्ट ले जाता है, और उनका भी वही इंपैक्ट होने वाला है फ्यूचर में, वो भी कैंसर कॉजिंग है। नहीं मालूम है तो वो लेके जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आउटसाइड लग्जरी के सिलेक्शन को लेकर के हम बहुत सीरियस हैं, इनसाइड लग्जरी के सिलेक्शन को लेकर के हम बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते हैं, जबकि हमारी पहली प्रायोरिटी इनसाइड लग्जरी होनी चाहिए। क्लियर? अब यहां से बात आती है कि इसका ये हो गया मेरा स्टार्टिंग, और दूसरा ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है? ओपनिंग स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। आपको अगर जिन्हें भी आप जानते हैं या बात होती है तो एक ही चीज पूछिए, कभी भी बहुत ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करिए, बहुत ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करिए, डॉक्टर बनने की कोशिश मत करिए, साइंटिस्ट बनने की कोशिश मत करिए। मैं एक ही चीज बोलता हूं, मुझे भी नहीं पता था, और जब मालूम पड़ा, सर मुझे भी आपकी तरह, मैं भी आपकी तरह नहीं जानता था, और जिस दिन लेकिन मुझे मालूम पड़ा अब मैं जानता हूं, तो मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि मैं जानते हुए कोई प्रोडक्ट दूसरे को दूं। मैं जानता हूं ये मसाले में अगर ऑर्गेनिक लिखा है और ये नहीं है, डुप्लीकेट है, मैं नहीं रिकमेंड कर सकता। आई लव मनी बट आई डोंट, मुझे पैसों से प्यार हो सकता है, पैसे मुझे अच्छे लग सकते हैं, बट मुझे मनी चाहिए, ब्लड मनी नहीं चाहिए, जो मेहनत से हो, ऑथेंटिसिटी से हो, ऑनेस्टी के साथ आए, जेन्युइन तरीके से आए। तो मनी चाहिए, ब्लड मनी नहीं चाहिए। ऑर्गेनिक बोल के डुप्लीकेट ऑर्गेनिक नहीं बेच सकते। अगर मुझे पता है कि इसमें केमिकल्स हैं, तो जब मैं खुद यूज नहीं कर रहा हूं तो मैं किसी दूसरे को कैसे रिकमेंड करूं? ये फीलिंग जब आ गई तो आ गई। अब यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ओपनिंग स्टेटमेंट मेरा क्या है, आपका भी क्या हो सकता है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप किसी भी साधारण व्यक्ति से पूछिए कि भाई एक सवाल का आंसर दो, यदि लगभग उसी दाम में आपको उत्पाद मिलते हो तो आप कौन सा उत्पाद लेना पसंद करोगे? वो उत्पाद जो केमिकल फ्री है, या वो उत्पाद जो केमिकल बेस्ड है? मैं फिर से आपसे वो सवाल पूछता हूं, आप अपने मन में इसका उत्तर दीजिएगा। अगर आपको वही दाम में उत्पाद यानी प्रोडक्ट लेने का ऑप्शन हो, तो आप अपने और अपने परिवार के लिए केमिकल फ्री या केमिकल बेस्ड? आपको पता है आपका आंसर क्या है, और मुझे भी पता है कि हर व्यक्ति जो चाहता है अपने परिवार को, उसका आंसर होगा, वो उसको नॉलेज होना हो, और आंसर क्या होगा? भाई केमिकल फ्री लेना चाहता। ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, किसी ने, सबने आंसर यही दिया। किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि मैं मेरे परिवार के लिए वही पैसे दे के भैया केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट लेके जाना चाहता हूं। कोई दुश्मनी होगा अपने परिवार को तो बात अलग है। सवाल नंबर 2, सर वेरी गुड, सवाल नंबर 2 कि आपके किचन में जो मसाले हैं वो सिर्फ स्वाद के लिए हैं, या फिर स्वाद दोनों के लिए काम आ सके, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक मसाले हैं? आप कौन से मसाले उपयोग करना चाहते हो? भाई मैं तो
ऑर्गेनिक सुना है तो मैं तो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्पाइसेस यूज करना चाहूंगा, मसाले यूज करना चाहूंगा, और मुझे ऑर्गेनिक मसाले ही चाहिए अपने परिवार के, अपने किचन के लिए, क्योंकि मुझे पता है इसमें सेहत है। इसकी हल्दी से कुरकुमिन तभी मिलेगा प्रॉपर। इसके जो मसाले जो मुझे फीचर्स देंगे, मेरी बॉडी को देंगे, वो मुझे यहीं से मसालों से चाहिए, लेकिन वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। अब बात तो सही है। तो सर सवाल नंबर 3 ये है कि आपको किचन में आपके परिवार के लिए आप मानते हैं कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्पाइसेस होने चाहिए। तो सवाल नंबर 3 मेरा ये है, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आप ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक स्पाइसेस अगर आप खरीदना भी चाहते हैं तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये ऑर्गेनिक है मार्केट में जाकर? क्या आपको इसकी पहचान है? इसकी पहचान क्या होती है? अच्छा, इसकी भी कोई पहचान होती है? लोग लिखते हैं ऑर्गेनिक है तो लिखा होगा तो जान लेंगे ये है वो। नहीं सर, आप जरा सोच के देखिए कि भारत सरकार ने या एफएसआई ने कोई तो नियम बनाए होंगे कि भाई कंज्यूमर जो चाहता है उसको मिले। इसका एक ही तरीका है। आप मुझे बताइए, जब आप मार्केट से कोई खाने पीने की चीज लेते हैं, कोई वेज प्रोडक्ट लेना है, तो आप क्या देखते हैं? कैसे मालूम पड़ता है कि वो वेज है? कोई चिप्स ले लिया, बिस्कुट ले लिया, वो आपको हाउ कम टू नो कि ये वेज है, अब वेजिटेरियन है? सर उसमें ना एक ग्रीन डॉट होता है जो बताता है कि ये वेज है, ये ज्यादातर लोगों को पता है। उसमें अगर रेड डॉट है तो वो नॉन वेज है। लेकिन सर अगर वो ऑर्गेनिक है तो क्या होगा? बस यही गोली हो जाए कि भैया ये हमने जानने का ही प्रयास नहीं किया। तो जानने का ही प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि हम इनसाइड लग्जरी के लिए उतने जागरूक हैं ही नहीं। जानने का क्या प्रयास करना? हमको मोबाइल लेना हो, हमको घड़ी लेना हो, हमसे पूछो बॉस कौन सी बेस्ट होगा, हमको पूछो गाड़ी कौन सी बेस्ट होगी, बाइक कौन, हम सब बता देंगे। कपड़े क्या लेने हैं, ऑनलाइन सिलेक्शन हो रहा है, कुरियर आ रहे हैं कपड़े के, आप कपड़ों को ऑनलाइन ही मंगा लोगे। लेकिन जब बात आएगी कि क्या चाहिए मसाले ऑर्गेनिक, तो आपको नहीं पता। सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी गूगल में चेक करो हाउ टू चेक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन इंडिया। आप देखेंगे कि जैविक भारत एक संस्था गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेट है ये, कि अगर ये साइन सिंबल होगा तो वो ऑर्गेनिक है। द फोर्थ क्वेश्चन इज, यदि आप फिटनेस फ्रीक हैं और अगर आप जिम जाते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि आप जिम रेंज के कौन से प्रोडक्ट उपयोग करना चाहेंगे जो स्टेरॉइड बेस है और आपको रिजल्ट तो देते हैं बट इन फ्यूचर आपको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, या नॉन स्टेरॉइड नॉन केमिकल बेस्ड जिम प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे जो आपको रिजल्ट्स भी देंगे लेकिन आपको भविष्य में नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे और आपको एक हेल्दी लाइफ देंगे? सर मैं नॉन स्टेरॉइड प्रोडक्ट लेना चाहूंगा। तो क्या आप जानते हैं कि आपके जो जिम प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, इज इट यूएसएफडीए मैन्युफैक्चरिंग में बन रहे हैं? क्या उन्होंने वाडा और नाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग अथॉरिटीज और नेशनल एंटी डोपिंग अथॉरिटीज ने जो सब्सटेंस नेगेटिवली रिमार्क कर रखे हैं, क्या वो सब्सटेंस रिमूव किए गए हैं? उनका बनने का तरीका क्या है? सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? बस ये 2-4 क्वेश्चन मैंने पूछे कि भाई ये कैप्सूल क्या है, आप क्या वेज फॉर्म में बनने हैं? आपको पता है कि कैप्सूल भी वेज होते हैं। आप तो ये एक क्वेश्चन ओपनिंग क्वेश्चन हो गया, ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया कि भाई ओपनर, मैंने आपको ओपनिंग कर, अब ओपनिंग हो गई तो मैं यहाँ पे एक समअप करता हूँ। कॉन्सेप्ट आपने बात करी, ओपनिंग की बात करी, प्रेजेंटेशन यानी कैलकुलेशन, इसके बाद प्रेजेंटेशन चालू होगा तो बिजनेस प्लान का चालू होगा। तब यहाँ पर आपको बताना है कि कंसिस्टेंसी के बेनिफिट के बाद ये, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या आप जब बात करने के बाद आपने एग्जाम दिए होंगे बॉस, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने एजुकेशन ली होगी, 10th का एग्जाम दिया होगा, ग्रेजुएशन का, कितनी किताबें हम लोग पढ़ते थे, कितनी किताबें हम लोग लर्न करते थे। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कम से कम 10 प्रोडक्ट मुंह जवानी, 10 से 12 प्रोडक्ट मुंह जवानी याद होने चाहिए जिनका एमआरपी, डीपी, बीवी और कंसिस्टेंसी बेनिफिट को अगर इंक्लूड कर दें तो इफेक्टिव प्राइस क्या आएगा। और ये 10-12 प्रोडक्ट कौन से होने चाहिए? जो रोजमर्रा के हैं। सर ऑर्गेनिक स्पाइसेस आपको पता है कि अगर आप मेरे यहाँ पे कंटिन्यू लेते हैं तो इसका क्या इम्पैक्टिव प्राइस क्या है? इसका एमआरपी, डीपी, बीवी के साथ ये है। अगर वो बीवी समझते हैं, आप एक्सप्लेन कर चुके तो बीवी सीधे प्राइस। हमारा कोकोनट जो अभी रेंज आई है उसका शैम्पू कितने का है, उसका कोकोनट वर्जिन कोकोनट ऑयल कितने का है, हमारा अपना जो फेस वॉश है वो कितने का है, हमारा साबुन कितने का है। नॉन केमिकल सीरीज में अगर आप बताना चाहेंगे तो आपको 8 से 10 प्रोडक्ट जो हमारे यूज होते हैं, चाहे वो क्रीम है, डे क्रीम है, चाहे वो मॉइस्चराइजर है, चाहे फिर वो मसाले हैं, 8-10 प्रोडक्ट बॉस याद कर लो। 8 से 10 प्रोडक्ट मुंह जबानी याद कर लो जो आप फट 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 बोल सको। कभी देखा है बस में सफर किया है, कभी कहीं सफर किया, उनसे सीखने की कोशिश करो। जब बंदा आता है ना तो बोलना चालू कर देता है, तुरंत बताना चालू कर देता है कि स्वागत है भाइयों बहनों भाईजानों, ये सब स्वागत है, और अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलना चालू कर देता है, लेके जाइए मजा आ जाएगा।
तरीके से देखिए, कुछ चीजें लर्न करनी होती है और कुछ चीजें ना हमको सीखनी होती है। लेकिन ये 10 प्रोडक्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, आज एक टास्क दे रहा हूँ कि कम से कम 10 प्रोडक्ट जो डेली यूज के होते हैं उनके प्राइस, एमआरपी, डीपी और इफेक्टिव प्राइस ऑफ द कंसिस्टेंसी मुंह जबानी याद कर लीजिए। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे याद करिए, जैसे ही कई लोग आते हैं ना आपसे उलझते हैं दूसरी डायरेक्ट सेलिंग, क्या सेलिंग कंपनी के लोग, अरे प्राइस प्राइस की बात करें, तो भाई आप ना 4-5 प्रोडक्ट वेलनेस के याद कर लो। तुलसी 30 ml बढ़िया और ऑथेंटिक तुलसी अपनी है, प्राइस क्या है उसका, एमआरपी डीपी क्या है उसको याद करिए, और कंसिस्टेंसी के बाद उसका इफेक्टिव प्राइस क्या है उसको याद करिए। एलोवेरा विथ ऑरेंज, उसके एमआरपी डीपी और उसके इफेक्टिव प्राइस ऑफ कंसिस्टेंसी उसको याद करिए। हमारे यहाँ सिर्फ अपने यहाँ पे जो करेला जामुन जूस है उसको याद करिए। देखिए कि 1 लीटर के जूस दूसरे मार्केट में कितने बिक रहे हैं। आपको एक चीज समझनी होगी कि आज हमारी कंपनी में दार्जुवी9 में क्यों लोग रिटेल प्रॉफिट कमा रहे हैं। आज ऐसे भी लोग हैं जिनके चेक साइज हो सकता है कुछ कम हो, पर उनका रिटेल प्रॉफिट बहुत है। क्यों है? उसके पीछे एक ही रीजन है कि ये कंपनी में इस परंपरा को निभाया गया है कि लोगों ने प्राइस नहीं डाले, प्राइस सेंसेशन पे काम नहीं किया। बहुत सारे लोग होते ना, वो बिल्कुल नगाड़ा लेके लग जाते हैं, सबसे सस्ता सबसे सस्ता सबसे सस्ता, भैया हम दे रहे हैं, इतने का दे रहे हैं। वो क्या करते हैं, ये बड़े बड़े लीडर जो प्राइस को अपने सोशल मीडिया पे डिक्लेयर कर देते हैं, ये लिटरली जमीन से जुड़े हुए लोगों की रिटेल इनकम की सीधे सीधे हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। अब जरा सोच के देखिए, अगर मैं या आपका कोई सीनियर लीडर या कोई डायमंड लीडर प्राइस डालना चालू कर दे प्रोडक्ट के बैनर के साथ कि भैया डीपी प्राइस ये है, इसका सस्ता ये है, तो जरा सोच के देखिए कि रिटेल इनकम किसकी मरेगी। लेकिन दूसरी जगहों पे हम क्या देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि वहां पर लोग प्राइस सेंसेशन के लिए, प्राइस का डमरू बजाने के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, प्राइस ओपन कर देते हैं। उनके खुद एमडी सीईओ आकर के बताते हैं हम सबसे सस्ता लाएं, सबसे सस्ता लाएं, सबसे सस्ता लाएं, भाई सबसे इसकी डबली बजाओ और अपने टीम के लोगों की रिटेल इनकम फिनिश करो। तो क्या होता है, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि एक बेहतरीन सिस्टम बना हुआ है कि लोग पैसा दोनों तरह से कमा रहे हैं, रिटेल से भी कमा रहे हैं और उनके चेक भी बन रहे हैं टीम से। लेकिन यहाँ पर बस 2 चीज समझने की आपको बहुत जरूरी है। रिटेल करके आप इमीडिएट एक सहारा मिल सकता है, इनकम मिल सकती है, वो एक अच्छी चीज है। लेकिन अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसके लिए नेटवर्क ही बिल्ड करना होगा। जिसको टाइम फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, एक ही फलसफा बता रहा हूं, इफ यू वांट टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, एक ही तरीका। अपने साथ काम करने वाले जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं उनको लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना में पहुंचा दीजिए। आप गोवा में बैठ के बीच के किनारे मस्त लेटे भी होंगे ना, तो उनके फोन नहीं आएंगे, ये बोलेंगे सर बढ़िया हो, मस्त हो, ठीक हो, क्योंकि उनके अकाउंट में 5 लाख रुपए महीना आ रहा है, 2 लाख रुपए महीना आ रहा है। वहां तक पहुंचाना पड़ेगा, वहां तक मिलकर काम करना होगा। और यही तरीका मैंने सीखा है। मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि पहले सिलेक्शन यानी राइट सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट के साथ साथ अब यहां पर बात आती है कि आपकी एक टीम बन गई, इसमें से राइट सिलेक्शन ऑफ द पर्सन आपको करना होगा। अपने माइंड में डायरी बनानी होगी, लिखना होगा, भाई मैंने ये अपनी क्रिकेट की टीम बना ली या फिर मैंने अपनी 20 लोगों की टीम बना ली, नाम लिख लिए, फोकस हो जाइए उन पे 70%। अपना टाइम, अपना इन्वेस्टमेंट उन पे पूरी तरह से फोकस होकर के पेनिट्रेट करिए, उनको पूरी तरह से उस पर पूरी फ्रीक्वेंसी, पूरा फोकस होने की जरूरत होती है। अभी अभी मैं आपको एक घटना बताता हूं। मेरे एक परिचित है, नेटवर्क में ही थे और उनको अचानक से जरूरत पड़ी कि वो जॉब कर रहे। उन्होंने जॉब ज्वाइन किया और यहाँ पर नेटवर्क से वो करीब 12-15 हजार रुपए इनकम भी कर रहे थे और 8-10 हजार रुपए रिटेल का कमा लेते थे, यानी मोटा मोटा 20-25 हजार रुपए का आसपास कुछ कर रहे थे। उनकी व्यवस्था चल रही थी। उन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया क्योंकि उनको 35-40 हजार, 30 हजार जाने किसी का जॉब मिल गया, राइट। अब कुछ दिनों तक सब ठीक है, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो चूंकि बातचीत होती थी तो फॉलो अप किया। तो भाई सुबह फोन लगाया तो कहाँ है, फोन पे बात नहीं हो पा रही, क्यों? क्योंकि जॉब पे है, कॉल करना है, जॉब पे है, कॉल करना है। उसके बाद शाम को भाई मैंने एक चीज महसूस करी कि जब व्यक्ति जॉब में आया, तो जब उनकी छुट्टी उट्टी का टाइम मिला या जब कभी का संडे आया, तो उन्होंने कहा हम रिटेल भी कर लेंगे और जॉब भी कर लेंगे। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम में कोई इशू नहीं है। अगर कोई जॉब करते हुए डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है तो डायरेक्ट सेलिंग करते हुए भी जॉब कर सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपनी इनकम को प्लस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझने की बात क्या है, अटेंशन मैंने देखा कि जॉब का जब प्रेशर आया ना कि भैया फिक्स 30 हजार मिलेगा, फिक्स 40 हजार मिलेगा, चाहत क्या थी फिक्स इनकम की। लेकिन जब वो प्रेशर आया तो व्यक्ति
ऑन टाइम जा रहा है, ऑन टाइम उठ रहा है, ऑन टाइम कॉल्स हो रहे हैं, ऑन टाइम रिपोर्टिंग करना है, सब कुछ करना है। बस यही चीज अपने धंधे में कर लो जो डायरेक्ट सेलिंग का है। इसको भी एक जॉब मेंटलिटी के साथ कर लो इस बिजनेस को, तो कहां से कहां पहुंच जाओगे आप भी नहीं समझते। लेकिन हमने एक गलत प्रथा क्या दे दी कि बी योर ओन बॉस, आप अपने बॉस हो तो अपने आप को ही गलत निर्देश देते हो कि भैया निकलना क्यों है, कुछ आज काम ही नहीं है, सो जाओ। हमारे पास डाटा लेना, आपके फेसबुक में इतने लोग हैं, इंस्टाग्राम में इतने लोग हैं, मैसेंजर में जाए, अरे हमारा काम क्या है? पावरफुल इन्विटेशन, इंटरेक्ट करना, लोगों से बात करना, लोगों से कनेक्ट करना। आपको लगता है कि आपके पास कम काम है? आप सेल्स क्लोज करना, भैया जॉब है तो आज का धंधा क्या रहा, आज की क्लोजिंग क्या रही, रिपोर्टिंग बनाओ, सब बनाओ। क्या ये डायरेक्ट सेलिंग में आप अपने सपनों से कनेक्शन कर रहे हो? तो आप नहीं बना सकते। आप सिर्फ इस बिजनेस में सिस्टमेटिक जॉब एटीट्यूड, मेंटलिटी का एटीट्यूड ले आइए कि भैया रोज का काम है, रोज काम करना है। अगर वो चीज हासिल करनी जो आप हासिल करना चाहते तो आपके लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ कि नहीं, रेगुलर कॉल हुआ कि नहीं, कम्युनिकेशन हुआ कि नहीं, कोऑर्डिनेशन हुआ कि नहीं, प्रोडक्ट पिच किया कि नहीं, प्रमोट किया कि नहीं, हर वो चीज, हर वो एक्टिविटी, क्रिएटिविटी करी कि नहीं करी। क्योंकि ये व्यापार जो है रिटेंशन और क्रिएशन दोनों का है। क्या आपको पता है, आपकी कोई ऐसी लिस्ट है कि जिसमें आपने बनाया हो कि मेरी टीम में इतने कंसिस्टेंसी अचीवर हैं? क्या आपने कोई ऐसी लिस्ट बनाई है कि मेरी टीम में इतने रिटेलर क्लब अचीवर हैं? क्या आपने कोई ऐसी लिस्ट बनाई है कि मेरी टीम में ये नए सुपर रिटेलर क्लब अचीवर क्रिएट हुए हैं? क्या आपने कोई ऐसी लिस्ट बनाई है कि इतने हाउस फंड अचीवर हैं, इतने ट्रैवल फंड अचीवर हैं, इतने परफॉर्मेंस क्लब अचीवर हैं? आपने कोई लिस्ट बनाई है? क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि क्या वो लगातार वो रिटेंशन है या नहीं, उनसे आपका इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं, या आपने जानने का प्रयास किया, आपने उनको नए प्रोडक्ट की जानकारी दी या छोड़ ही दिया? कभी अपना मोबाइल देखिए, कहां कहां की कंपनियों के इंटरेक्शन आते हैं जो ट्रेडिशनल में है। एसबीआई बैंक कैंप लगा के एयरपोर्ट पे खड़ा रहता है, कार्ड बनवा लो, कार्ड बनवा लो। क्या जरूरत है? बहुत बड़ा बैंक है। नहीं, कंटिन्यू एफर्ट। आपकी साथ जो आज आ गया उसके साथ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बना के रखना और न्यू क्रिएशन क्रिएट करके उसको बिल्टअप करना। अगर आप 100 पे हैं और आज आपने 20% का क्रिएशन किया तो ये 120 होगा, और अगर आपने पुराने को रिटेन नहीं किया तो ये 80 पे जाएगा, और नया 20 हुआ है तो ये जुड़ करके फिर 100 हो जाएगा। रिटेंशन कैसे होगा? रिटेंशन ऐसे ही होगा, जब आप उठिए, जॉब मेंटलिटी के साथ उठिए कि मुझे फ्रेश कॉल अपने टीम को लगाना, उसके बाद आज मुझे कुछ टाइम देना है उन लोगों के लिए जो मेरे साथ आए थे, जिन्होंने कंसिस्टेंसी कर रहे हैं या कर रहे थे, रिटेलर क्लब कर रहे हैं या कर रहे थे, सुपर रिटेलर क्लब में आ गए हैं, कर रहे हैं या कर रहे थे और हैं, थे और हैं, ये दोनों को हमें कम्युनिकेशन करना है। कभी भी ये मत सोचिए कि कोई ज्वालामुखी अगर शांत हो गया है तो वो फट नहीं सकता। कभी कभी सुसुप्त अवस्था होती है, लेकिन कभी कभी वो जागृत भी हो सकता है। तो जगाने का प्रयास हमको हमारा करते रहना चाहिए। और ये कब होगा? जब आप बी योर ओन बॉस, अपने आप को राइट डायरेक्शन दो। और मैं आपको यहाँ पे 2-3 उदाहरण देता हूँ, आप समझने की कोशिश करना कि जॉब मेंटलिटी के अलावा अगर आपको लग रहा होगा कि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है इसलिए प्रेशर में है, तो आप अपने आप को प्रेशर में बना के रखिए, अपने आप को प्रेशर में दे के रखिए ना, क्योंकि आपको जो हासिलात करना है वो बहुत अमेजिंग है। जो आपको 5 लाख महीने की इनकम करनी है, 2 लाख महीने की इनकम करनी है, तो जरा सोच के देखिए, अगर आप 2 लाख रुपए महीने की जॉब में होते तो आपका रूटीन क्या होता? 2 लाख कमाना है तो 2 लाख वाले जॉब के हिसाब से रूटीन बनाइए। 50,000 कमाना है, 50,000 वाले जॉब के हिसाब से अपना रूटीन बनाइए, अपना डेटा बनाइए, अपना कंक्लूजन बनाइए। ये रिवर्स सोच करके अपनी प्रयास करिए, जैसा आप करोगे वैसा आप हासिल करोगे। आज जो फील हो रहा है वो आपका रिजल्ट क्रिएट होगा। और अगर जॉब से हटके सोचना है तो मैं आपको आपके घर का उदाहरण देता हूँ। अब थोड़ा सा आप अपने घर की तरफ जाके देखेंगे, आपने देखा होगा कि बचपन में जब बच्चे स्कूल जाते हैं, आज भी आपके घर में हो सकता है छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, और या हम खुद भी गए हैं, तो आपने देखा है कि आपकी मदर किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, वो सुबह उठकर आपको टिफिन बना के देती है। उसका मैनेजमेंट देखिए अपनी माँ का, क्या कभी भी वो फेल होती है टिफिन बनाने में? नहीं। क्या कभी भी वो बोर होती है आपको टिफिन बना के देने में? नहीं। क्या कभी वो शिकायत करती है कि 2-4 महीने हो गए इस मेरे बच्चे के लिए टिफिन बना रही हो, और अपने पति से, घर से, परिवार से, किसी से कंप्लेंट
कि मैं तो बोर हो गई रोज टिफिन बना बना के। बोर तो छोड़िए बॉस, अगर किसी दिन तबीयत खराब है, मौसम खराब है, कोई दिक्कत भी हो गई, घर में मेहमान हो गए और बच्चा बिना टिफिन के चला गया, तो माँ को ये भी चिंता रहती है कि इंटरवल हो रहा है, इसको टिफिन तो पहुंचा के आ जाते हैं। क्यों? वाई? क्या रीजन? क्योंकि उस माँ का उस बच्चे से एक कनेक्शन है जो उसको अपील करता है कि मेरा बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए, ये डेवलप हो रहा है, इसको क्या कोई अपेक्षा है, कोई एक्सपेक्टेशन है? नहीं। बिना किसी अपेक्षा के अपने काम को, अपने जॉब को विलिंगली करना, कंटिन्यू करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना, सच्चे मन से करना, सच्चे दिल से करना, ये वहां से सीखिए, अपनी मदर से सीखिए। और अगर आज देखिए आपके घर में आपकी मदर हो तो, और अगर आपके छोटे बच्चे हो तो उनको देखिए वो किस तरह से ट्रीट कर रही है, क्या कर रही है। आप भी अपने सपनों से उस बच्चे की, अगर वो सपना आपका बच्चा है, मान के चलते हैं कि वो बच्चा है और आप उस सपने को एक बच्चे की तरह देखिए और सोचिए, तो क्या आपका उससे विलिंगली कनेक्शन है? क्या वो आपको इंस्पायर करता है? क्या वो आपके रोंगटे खड़े करता है? क्या आप सोचते हो, विजुलाइज करते हो कि अगर वो हो गया तो क्या होगा? और क्या आप पूरी शिद्दत से, तन मन से उसके लिए हर दिन उठने के बाद, जैसे वो टिफिन बनाने की शिद्दत है, वो फोकस है, वो फोकस के साथ आपका है नहीं? वो देखिए। तो विलिंगली कर रहे हैं या बाय प्रेशर कर रहे हैं? ये करना है तो कर रहे हैं, नहीं विलिंगली है ना तो वो होगा, काम होगा, कनेक्शन बनेगा। और दूसरा उदाहरण देखिए आप, मैं आपको बताता हूं, टेक्निकल उदाहरण। आप घरों में देखते होंगे, एक व्यक्ति कहीं काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, एक फैमिली का छोटे से, आप देखिए घर में केबल चल रहा है ना। बच्चे आज की डेट में क्या है, बच्चे आजकल मोबाइल, छोटे बच्चे छोटी उम्र से मोबाइल को यूज करने लगते हैं। एक पति जब घर में आता है तो वो क्या देख रहा है, काम काज करके आ रहा है, तो वो ये देख रहा है कि उसकी बीवी जो है वो नागिन सीरियल देख रही है और बच्चा जो है वो कार्टून में, मोबाइल में कार्टून देख रहा है या गेम खेल रहा है। अब वो अपना फ्यूचर क्या देख रहा है? हो सकता है उसको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मेरे को लग रहा है कि ये मेरी बीवी नागिन बनेगी और बच्चा ये कार्टून बनेगा, और इस होने क्या वाला है, और मैं काम कर रहा हूं, राइट। लेकिन वो चाहता है कि चीजों को कनेक्ट करे, लेकिन वो केबल बंद नहीं कर पा रहा, बच्चे से मोबाइल नहीं ले पा रहा, और बच्चे की चीज देखिए भाई, लगन, वो आपसे मोबाइल लेके गेम खेल ले रहा है, लेकिन आप उससे वापस नहीं ले पा रहे, क्योंकि आप क्या चाहते हो, टेम्परेरी सॉल्यूशन। अभी तो मोबाइल खेल रहे भाई, कल को ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जब बड़ा होगा तब का तब देखिए। क्लियर? तो कनेक्शन क्या है, उनका इंटरेस्ट लेवल, उस बच्चे का इंटरेस्ट लेवल आपसे बड़ा है, घर का इंटरेस्ट लेवल क्या है। तो एक जहां पे चीज आती है, लेकिन नथिंग इज इंटरेस्टिंग इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। यदि आप खुद ही अपने सपनों के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, यदि आप खुद ही वेल्थ क्रिएट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, यदि आप इस जीवन को काटने में खुश हो और आपको इसको, जिंदगी को जीना ही नहीं है, और तो वो कुछ करा नहीं सकते। खिलाड़ी को इंटरेस्ट होना चाहिए, कोच सिर्फ उसको, स्किल को उसको डेवलप कर सकता है। आज मैं क्या कर सकता हूं, मैं स्किल को डेवलप कर सकता हूं। आपकी विल तो अंदर है, विल तो आपके अंदर आएगी। मैं आपको बता सकता हूं कि आपको क्या करना है, स्किल को रिफाइन कर सकता हूं। जितेंद्र जी आपको स्किल को डेवलप कर सकते हैं क्या? जितेंद्र जी आपकी विल को डेवलप कर सकते हैं? वो थोड़ा सा सहारा देंगे, लेकिन वो अंदर से ही होगा बॉस, जज्बा। हर एथलीट, खिलाड़ी की कहानी यही है, स्किल उसको रिंग में टिकने देती है, लेकिन अगर वो रिंग में गिरता है तो उसकी विल ही है जो उसको उठाती है। बहुत क्लियर सा फंडा है। तो आज मैं ये देखता हूं कि क्या मेरी विलिंगनेस है, और चीजें कर रहा हूं, तो मैं प्रॉपरली इसमें वापस से एक रिवर्स आपको लेके चलता हूं, वापस से इसको वापस उठाते हैं अपन इस पॉइंट को। तो मैंने कहा जहां से शुरू किया था कि बड़ा पे आउट चाहिए, बड़ा पे आउट चाहिए, बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है तो बड़ा टर्नओवर चाहिए, और बड़ा टर्नओवर चाहिए तो एक बड़ा एजुकेटेड नेटवर्क चाहिए, और बड़ा एजुकेटेड नेटवर्क चाहिए तो हमको शो द प्लान करना होगा, और शो द प्लान करना है तो मुझे बिजनेस प्लान आना चाहिए। और बिजनेस प्लान को मैं प्रेजेंटेशन तब दूंगा जब मेरे पास प्रेजेंटेशन फाइल होगी, और मेक श्योर कि मेरे पास फाइल है या नहीं, या मैं दूसरे लोगों को अपने टीम में फाइल बनवाई कि नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको देखना होगा बॉस, राइट। दूसरी चीज कि आपके ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है। ओपनिंग स्टेटमेंट सिंपल है और बहुत साधारण है, आपको कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं बनना कि भाई सेम दाम में अगर प्रोडक्ट मिल रहा है तो आपको केमिकल फ्री लेने हैं या केमिकल बेस्ड लेने हैं, ये मैंने आपको स्क्रिप्ट बताई। कॉन्सेप्ट क्या है,
आउटसाइड लग्जरी, इनसाइड लग्जरी में आपका सिलेक्शन एटीट्यूड क्या है और हम क्या कर रहे हैं, वो बात आती है। अगर मुझसे कोई पूछता है कि दार्जुनाइन क्या है, तो मैं सिंपल बोलता हूं, दार्जुनाइन एक सॉल्यूशन ड्रिवन कंपनी है जो राइट सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट बताकर होल सॉल्यूशन को कर दे रही है। हम घर घर को केमिकल को फ्री करना चाह रहे हैं। इस एक घर फ्री होगा, उस सोसाइटी को फायदा होगा, सोसाइटी को फायदा होगा, इस समाज को फायदा होगा, इस प्रकृति को फायदा होगा। इसको हमारा एक पर्पस है, मिशन केमिकल फ्री। एक पर्पस को पूरा करते हुए जब आप वेल्थ क्रिएट करते हो तो इसको बोलते हैं वर्क विथ प्राउड, अर्न विथ सेटिस्फैक्शन। गौरवशाली तरीके से काम करते हुए कमाना और रात को चैन की नींद सोना, ये दो फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए किसी भी धंधे में, किसी भी बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में। और जितने आसपास आपके डायरेक्ट सेलिंग के लोग घूम रहे हैं, जो आपसे बात करते हैं, कुछ कहते हैं, पढ़े लिखे हैं, सूट वूट पहनते हैं ना, सूट पहनते हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, मैनेजमेंट भी उनका पढ़ा लिखा एजुकेटेड है। एक बार क्वेश्चन पूछो, आप जो मसाले बेच रहे हैं, क्या आप ऑर्गेनिक अपने परिवार को देना चाहते हो, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, या यही मसाले खिलाना चाहते हो? सवाल का आंसर अगर आदमी ऑनेस्टी के साथ देगा तो बोलना कि जब यूज ऑर्गेनिक करना चाहते हो तो प्रमोट नॉन ऑर्गेनिक कैसे करो। सवाल पूछिए और देखिए जितने लोग यहां पर आज हैं, अगर आप ये आई ओपनिंग क्वेश्चन के वीडियो बना करके सोशल मीडिया में डालना चालू करें। प्रमोशन की बात आती है ना, एक पिक्चर का डायलॉग था, पिक्चर कैसे हिट होगी, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। आप प्रमोशन को कितना सिनर्जेटिक करते हैं, यानी जितने सारे लोग हैं, ये छोटी छोटी आग, छोटी छोटी ऊर्जा अगर मिलेगी, प्लस 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 होगी, तो एक सिनर्जेटिक यानी महाशक्ति का रूप ले सकती है। कैसे? ये क्वेश्चन का वीडियो बना करके यदि आज यहाँ पर 100-200 लोग हैं, ये डालते हैं और टीम में 2-4 लोगों को इंस्पायर करते हैं, 1000 वीडियो का सोशल मीडिया में जाएंगे ना बॉस, कि कौन से प्रोडक्ट आप यूज करना चाहेंगे और दाम में मिलेंगे, केमिकल फ्री या केमिकल बेस्ड, कौन से मसाले आप उपयोग करना चाहेंगे जो आपको स्वाद देते हैं या जो आपको स्वाद और सेहत दोनों देते हैं, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्पाइसेस। मैं आपको उन चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए रेडी हूं। तो 2-4 ऐसे पॉइंट्स के वीडियो, क्लिकिंग पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट, आप कौन सा पेस्ट यूज करते हैं? आप अपने घर में जब सुबह उठते हैं तो आपका परिवार, आपके बच्चे कौन सा पेस्ट यूज करते हैं? क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है? क्या आपने देखा उस पेस्ट में फ्लोराइड तो नहीं, सोडियम लोरेट सल्फेट तो नहीं, उसमें ट्राइक्लोसिन तो नहीं? और अगर नहीं देखा तो आज देखिए बॉस, और इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो मुझसे संपर्क करिए, क्योंकि अगर ये कैंसर कॉजिंग केमिकल्स आपके पेस्ट में हैं तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे, इस संभावना है कि आप आगे प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। छोटे छोटे बाइट्स वीडियो, 1000 वीडियो डल जाते हैं, आप सारे लोग मिलकर डालते हैं। आपके पास इतना ही बड़ी स्ट्रेंथ है इस कॉन्सेप्ट की, इस डायरेक्ट सेलिंग में। ये बिल्कुल अलग ही है जो डायरेक्ट सेलिंग को 2 हिस्सों में बांट रहा है। दार्जुनाइन के पहले एक डायरेक्ट सेलिंग थी, दार्जुनाइन के बाद एक डायरेक्ट सेलिंग है, लेकिन फिर भी आपको लोग अप्रोच कर लेते हैं। आप रिवर्स अप्रोच मारिए, डंके की चोट पे मारिए। आज हमने सब स्थापित कर दिया है, जो पर्पस लोगों को समझाना था समझा चुके हैं, स्थापित कर चुके हैं, प्रोडक्ट आपको बेस्ट मिल चुके हैं। एक चीज बताइए, किसी भी कंपनी की प्रोफाइल चेक करने की बात आती है ना, कई बार प्रोफाइल की बात आती है, सीधा सा सवाल, कंपनी का ओन खुद का स्टैब्लिश्ड ऑफिस है या नहीं, वो उसकी बताएगी नीयत कि वो कितना बड़ा करना चाहता है, उसका टैक्सेशन पार्ट ऑन टाइम है या नहीं, उसका जीएसटी, उसका टीडीएस ऑन टाइम है या नहीं, प्रोडक्ट की रिपीटेटिव ऑर्डर वैल्यू का रुझान क्या है, आपका अंदर से इस बिजनेस को प्रमोट करने का सेटिस्फैक्शन, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है, सर्विस क्या है, चीजें क्या है। बात करिए बॉस, सोशल मीडिया पे बात करिए, प्रमोट करिए। वाई आप कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े लेक्चर नहीं देने हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, साधारण तरीके से साधारण लोगों से कनेक्ट करना चाहते हो तो बहुत साधारण तरीके से चलो बॉस, सवाल छोड़ दो और बोलो कि नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आंसर के लिए, या अगर आपको आंसर चाहिए तो मुझसे पूछिए। थोड़े से बाइट छोड़ दो, थोड़े से चीजें अपनी बता दो कि क्या कर रहा हूं मैं। एक ऐसा बिजनेस जिसमें पर्पस के साथ वेल्थ क्रिएट करना हो तो वो क्या होगा। मैं हमेशा बोलता हूं एक चीज, आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से और अपने लोगों के प्रति सच्चे मन से अगर काम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वही लक्ष्मी है। और अगर आप अपने काम को ऑनेस्टी के साथ नहीं कर रहे, बेईमानी के साथ कर रहे हैं, मतलब मैनिपुलेटिव कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के तरीके से कर रहे हैं, आप अपने मेहनत के पैसे के अलावा गलत तरीके से पैसा उठा रहे हैं,
तो पैसा तो वो भी है, लेकिन वो पैसा नहीं है, वो कुलक्ष्मी है। और यदि आप इस तरीके से काम कर रहे हैं कि ना केवल आप सही तरीके से पैसा कमा रहे हैं, एक पर्पस के साथ वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और बहुत सारों लोगों के वेल्थ क्रिएट करने का कारण बन रहे हैं, तो वो महालक्ष्मी है। तो दार्जुवी 9 आपको महालक्ष्मी का स्वरूप देता है, क्योंकि आप एक अच्छा काम करते हुए पैसा कमाते हैं और बहुत सारे लोगों को वेल्थ क्रिएट करने का काम करते हैं। तो बड़ा वेल्थ क्रिएट करेंगे। इस गरीबी के राक्षस को अगर मारना है ना, जो आपके सपनों के सामने कभी कभी आप डावाडोल होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, चीजें आती हैं, और कभी कभी हमारा मन ऐसा डावाडोल होता है। मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है, कभी कभी आपको लगता है कि जितने लोग सफल हुए हैं, कभी कोई वैज्ञानिक बना है, किसी ने बताया, मैंने तो सुना है कि जिसने सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी जो है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं काटता, पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती, जिसने पहली बार बताया था, शायद मैंने ऐसा सुना, उसको जला दिया गया, मुझे भी रिकॉल नहीं हो रहा, बट मेरे थॉट है। तो आप ये सोच के देखिए कि क्या जितने लोग सफल लोग हुए, एक सफल नेता, उसकी राह आसान है, चाहे वो पीएम मोदी हो, अगर वो बने तो क्या उन्होंने काम नहीं कर रहे हैं, वो रैलियां नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप की एग्जिस्टेंस बना के नहीं रख रहे हैं। एक अमीर व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा वो हो, कितना ही बड़ा उद्योगपति, क्या वो अपनी एग्जिस्टेंस नहीं बना के रख रहा है? आप खुद अपने शहर में देखिए कितने लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या सबके लिए आसान रहा है? क्या ट्रेडिशनल बिजनेस में आसान रहा है? क्या वहां पर ऐसा कुछ है कि काम नहीं करना पड़ेगा? क्या कहीं जॉब आसान है, ट्रेडिशनल बिजनेस आसान है, डायरेक्ट सेलिंग आसान है? अगर आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन करने का माइंडसेट अगर हमारे पास है और करने के तरीके हमारे पास है, तो सब कुछ आसान है। आसान कुछ नहीं है, आसान सिर्फ यहाँ का खेल है। अगर माइंडसेट है तो आसान है, और माइंडसेट नहीं है तो फिर कोई तो कुछ दिक्कत नहीं है। फिर तो जब विलिंगनेस से साथ हो ही नहीं रहा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना है? चीजों को सिंक्रोनाइज करना है। सिंक्रोनाइज किस तरह से करना है कि आज मैनेज करना है थिंग्स को और लीड करना है पीपल को, यानी मैनेजरियल लीडरशिप को डेवलप करिए अपने अंदर। अब थिंग्स को मैनेज करने में मैंने आपको क्या बताया, आपकी लिस्ट बन रही है कि नहीं, आपके लोगों की लिस्ट बन रही है कि नहीं, कंसिस्टेंसी अचीवर की लिस्ट है या नहीं, रिटेलर क्लब के अचीवर्स की लिस्ट है कि नहीं, ये सारी चीजें, इनको रिटेन करना, इनको चीजें प्रोवाइड करना, जो आ चुके हैं उनकी फाइल बनवाना, उनको प्रेजेंटेशन फाइल प्रोवाइड कराना, नए ऑफर्स की जानकारी देना, और जो क्रिएट करना है वो इनको फिर जो लीडरशिप की बात जहां पे आती है, तब आप इनको इंस्पायर, मोटिवेशन, तब आपको जरूरत पड़ती है, तब आप इनको पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, बस आगे बढ़ना है, तब वो हमारा वो इंस्पिरेशन और लीडरशिप काम आती है, राइट। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, आपको प्रोडक्ट के ऑफर मिलते हैं। आपने देखा होगा हर कंपनी अपने कोई ना कोई ऑफर अपने कंज्यूमर के लिए लाती है और वो एंड यूजर को देना चाहती है। देखिए एमआरपी डीपी में आपके पास पर्याप्त गैप है कि आप एक अच्छा खासा मार्जिन ले सकते हैं, एक छोटा मोटा डिस्काउंट दे करके। लेकिन जो आपके पास जो ऑफर आते हैं, अगर आपकी सोच बहुत ज्यादा ऐसी है कि मैं ये ऑफर प्रोडक्ट को भी रखूं और मैं इसको कम प्राइस में लेकर के उसको एमआरपी पे करूं, तो आप बहुत सारे नए कंज्यूमर्स को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारे नए कंज्यूमर जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे रीऑर्डर नहीं ले। जो ऑफर कंपनी आपको देती है, ये एंड कंज्यूमर के लिए, एंड यूजर के लिए देती है। तो आप थोड़ा सा ये प्रयास करके देखिएगा कि ये जो ऑफर है उन लोगों तक पहुंचाने का, इसके बैनर उन लोगों तक, यानी एंड यूजर कंज्यूमर तक पहुंचाने का प्रयास करिए कि भाई ये ऑफर आया हुआ है, अगर ऐसा ऐसा ऑफर है, और अपने तरीके से बना के दीजिए, ऑफर बना के दीजिए कि भाई ये ऑफर है। हो सकता है कंज्यूमर बीवी नहीं समझते हो, आप बना के दीजिए कि भाई इतने का प्रोडक्ट अगर मैम अगर आप लेते हैं, सब लेते हैं, तो ये इस समय ये ऑफर चल रहा है, ये प्रोडक्ट आपको इतने में मिल सकता है। कंज्यूमर बिल्डिंग करना ना, आपके कंज्यूमर, क्योंकि 3 हिस्सों में ये चीजें चलेंगी, एक आपके कंज्यूमर, एक आपके डिस्ट्रीब्यूटर, और तीसरे वो जो बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं वो चीजें करना। डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है ऐसे भी हो जो रिटेल करना चाह रहे हो, सारी चीजें। और लास्ट, बिजनेस प्लान की अपनी इंपॉर्टेंस समझिए, ये बिजनेस प्लान के फीचर को समझिए। आपको पता है जब आप सेल्फ बीवी कर रहे हैं, क्लब क्वालिफाई कर रहे हैं, तो जो पैसा आपको आता है वो बीवी का परसेंटेज में कितना है? क्या वो बीवी के परसेंटेज में 20-30% है, और ये छोटे से टारगेट करने पे वो 20-30% पैसा आपको मिल जाता है? क्या आप ये देख रहे हैं कि एक सवाल आता है कि क्या आपका बिजनेस प्लान, कोई व्यक्ति को हम नहीं भी जोड़ते हैं तो क्या वो आईडी पे बिजनेस करके वो पैसा दे सकता है अपने प्लान का? कौन से प्लान ऐसे हैं मार्केट में जो दे सकते हैं? सिर्फ दार्जुवी 9 है। जो किसी को ज्वाइन कराओ ना कराओ,
अगर उसमें बिल हो रहा तो वो बिजनेस प्लान की सारी इनकम देगा, क्योंकि 2 हिस्सों में बिजनेस वॉल्यूम को वो ऑटोमेटिक डिवाइड करेगा, मैच करके देगा। आपकी स्ट्रेंथ समझिए, कॉन्सेप्ट की स्ट्रेंथ क्या है, प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, बिजनेस प्लान की स्ट्रेंथ क्या है। किसी की बुराई नहीं करनी है, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। हमेशा क्या होता है, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। अगर तुमको बैटिंग करनी अच्छी आती ना, तो बॉस बैटिंग पे ध्यान दो, बैटिंग को शानदार बना लो। ऐसे कोशिश मत करो मुझे बॉलिंग करनी है, ये मत करो कि छिपकली को इंजेक्शन लगाओगे, उसका डीएनए चेंज करोगे तो वो कोई डायनासोर बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक घोड़ा अच्छा घोड़ा बन सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। अगर आपको बैटिंग करनी अच्छी आती है तो बैटिंग अच्छी करो, बॉलिंग अच्छी करनी है तो बॉलिंग अच्छी करो। ऑलराउंडर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस चीज में आपकी स्ट्रेंथ है उस पर खेलो। आपके इस दार्जुलाइन की स्ट्रेंथ क्या है, दार्जुलाइन के बिजनेस प्लान की स्ट्रेंथ क्या है, दार्जुलाइन के प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, इसकी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ क्या है, इसके कॉन्सेप्ट की स्ट्रेंथ क्या है, और आपकी स्किल को इंप्रूव करते हुए इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं सोचूंगा कि आगे और भी अपन इस पर डिस्कशन करेंगे, इस पर बातें करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। हालांकि ये मेरे लिए जो ये जूम मीटिंग होती है, ये मेरे लिए बड़ा ही एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है। मैं बहुत ज्यादा हैबिचुअल नहीं हूँ जूम मीटिंग का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कि मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। मजा तब आता है जब इंटरेक्शन होता है, जब लोगों से बातचीत होती है और उनको समझ में आता है। लेकिन एक चीज और मैं बस बोलूंगा भाई मेरे, मैं ये सब बता तो सकता हूँ और आपको बता भी रहा हूँ, और ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई नया व्यक्ति हूँ जो आपको बता रहा हूँ, बहुत लोगों ने आपको बताया होगा। जितेंद्र सर भी प्रयास करते हैं, आपके सीनियर लीडर भी पूरा प्रयास करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, लेकिन भाई ये डिपेंड आप पे ही करेगा। अभी एंटीऑक्सीडेंट जूस का ऑफर चल रहा है, बहुत सारे लोग अभी जाग गए होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे। 4 दिन का ऑफर है, क्योंकि लॉन्च ऑफर है ना। और कुछ लोग सोच रहे हैं ओ सर हो सकता है बाद में भी आएगा, और कुछ लोग सोच रहे होंगे इसको हिट करेंगे और थाईलैंड भी निकाल लेंगे। राइट बॉस, यही एक चीज है कि हमको हमारी प्लानिंग बनानी है। थाईलैंड ट्रिप में अब कितने दिन रह गए, 15 जून तक का कॉन्टेस्ट है। एवरी डे इज इंपॉर्टेंट। आप 2,500 बीवी के बिल कर रहे हैं नए लोगों का, 5,000 बीवी से बिल कर रहे हैं। ऑफर जो आपको पास आते हैं कंपनी से, उसको ऑफर बनाइए। जो नए लोग एंटर कर रहे हैं उनको डिजाइन करके दीजिए, अपनी क्रिएटिविटी करिए। तो यहां से मैं एक चीज बोलूंगा, क्रिएट ओन किंगडम। अपना किंगडम बनाना है, अपने किंगडम के राजा बनना है। तो अब एज ए सीईओ अपनी टीम की प्लानिंग करो, डिपेंड मत रहो। आप अपनी टीम के सीईओ, आप अपनी टीम के कंपनी हो, तो आप अपने किंगडम यानी उसके राजा हो, तो अपनी प्रजा के लिए प्लानिंग करो बॉस। हर व्यक्ति वहीं से चालू हो जाता है। तो थिंक लाइक ए सीईओ ऑफ योर नेटवर्क। तो उसके हिसाब से सोचो, प्लानिंग करो, स्ट्रेटजी बनाओ। जो ऑफर मिला उस ऑफर में आते ही सोचो कि इसको कैसे डिजाइन करना है, कहां तक पहुंचाना है। और जो भी लोगों को आप जानते हो वहां तक पहुंचो। सोशल मीडिया का यूज करो, व्हाट्सएप प्रमोट करो। एक चीज और है, बोर मत होना बस। जिस दिन आप अपने कंसिस्टेंट लगे रहना, हैमरिंग करते रहना, टक 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 टक, रिजल्ट मिलेगा 100%, ये श्योर है। लेकिन बॉस जहां आप बोर हो गए ना, जहां आपने, तब याद कर लेना कि मेरी मदर कभी टिफिन बनाने में बोर नहीं हुई, घर पे देख लेना कभी नहीं हुआ। और ये सारा काम बिना बोर हुए पूरे उत्साह के साथ करना है, पूरी एनर्जी के साथ करना है। क्योंकि मैं आपको आज एक चीज बता दे रहा हूं, यदि आपके कंधे झुके हुए हैं, उत्साह नहीं है, एनर्जी नहीं है, और आप बिल्कुल मरे कुचले टाइप के जा रहे हो, बिल्कुल केंचुए की तरह रेंगते हुए जा रहे हो, कोई उत्साह नहीं है, उत्साह विहीन हो, तो मैं आपको बता रहा हूं आपका बिजनेस वैसे ही नहीं होना। स्वयं ईश्वर भी बोलते हैं कि भैया अगर उत्साह नहीं है ना, तेरा साथ तो मैं भी नहीं दे सकता। महाभारत में जब युद्ध चल रहा था तो कृष्ण स्वयं सारथी थे, श्री कृष्ण अर्जुन जी के। और अर्जुन के सारथी होने के बाद भी आप उनकी पताका में देखेंगे तो कपि बना हुआ था, हनुमान जी स्वयं उनकी पताका में थे, ऐसा कहा जाता है। और कपि किस चीज का प्रतीक है, उत्साह का। यानी जब आपके साथ स्वयं ईश्वर है, आप अपने आप को जानते हो, आपके अंदर सब कुछ हुनर है, फिर भी उत्साह आपको चाहिए। उत्साह विहीन व्यक्ति की सफलता निश्चित तौर पर संदिग्ध रहेगी। एक उत्साहहीन व्यक्ति अपने टीम में उत्साह का संचार नहीं कर सकता। आपकी आवाज में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके इंप्रेशन में। और मैं बता रहा हूं पूरी बेशर्मी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपने सपनों के बारे में अगर सोच लिया है ना, तो बोलना, बात करना, बिजनेस के बारे में हर किसी से मिलना, बेझिझक हो जाइए, बेझिझक। और जिसको चाहे उसको अप्रोच करिए। कभी भी माइंडसेट मत करिए कि ये व्यक्ति करेगा नहीं करेगा। डायरेक्ट सेलिंग का कोई बड़े से बड़ा लीडर है, अप्रोच करो, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, बैठ के बात करेंगे ना। लो, और तर्क करो, कुतर्क मत करो, मूर्खता मत करो। राइट, तो एक ओपनिंग स्टेटमेंट मैंने आपको बताया। और ये जो मीटिंग्स होती हैं आपकी, जब कई बार मैंने सुना है कि हम मीटिंग करते हैं, हम होम मीटिंग करते हैं, हम छोटी मोटी मीटिंग करते हैं।
पावरफुल इन्विटेशन, इन्विटेशन नहीं, पावरफुल इन्विटेशन आपकी मीटिंग को सक्सेसफुल बनाता है। जितनी लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि जितने आप शो द प्लान करोगे उसमें से कितने लोग यस करेंगे और कितने लोग ओके करेंगे और कितने लोगों को मल्टीप्लाई कर पाते हो, ये आपकी कैपेसिटी है। ऐसे ही किसी भी बिजनेस मीटिंग के लिए आपको 100 लोगों की मीटिंग करनी है, 200 लोगों की मीटिंग करनी है, नंबर ऑफ मीटिंग्स से ज्यादा आपके इन्विटेशन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? यदि आपकी किसी जगह पकड़ है तो कम से कम 3 से 3.5 गुना आपकी मीटिंग्स की अप्रोचेस होनी चाहिए। 100 लोगों की मीटिंग होनी तो 350 कम से कम इन्विटेशन लगने चाहिए। और अगर किसी जगह आपकी पकड़ नहीं है और आप 100 लोगों की मीटिंग करना चाहते हो तो कम से कम 450 यानी 4.5। सिंपल लॉजिक है, नंबर ऑफ पर्सन की जितनी मीटिंग करनी है मल्टीप्लाई बाय 3.5 यदि आपकी पकड़ है, और अगर आपकी पकड़ नहीं है तो मल्टीप्लाई 4.5, राइट। शो द प्लान। और ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, एक चीज समझना, डायरेक्ट सेलिंग साइंस और आर्ट दोनों है। कुछ फॉर्मूले के फिक्स हैं जो आपको रिजल्ट देंगे। जैसे a+b² का रिजल्ट क्या है, वो फिक्स है ना। अपना H2+O का रिजल्ट फिक्स है। हमें हर चीज के रिजल्ट से, साइंस क्या कहता है? साइंस का मतलब है एक्यूरेसी, मैथमेटिक्स का मतलब क्या है? एग्जैक्ट, उसमें कोई होगा नहीं होगा नहीं, एक्यूरेसी चलती है। आर्ट का मतलब क्या है? फील, संभावना। जैसे पॉलिटिकल साइंस तो बोला जाता है पर वो साइंस नहीं है। मौसम विज्ञान क्या है? संभावना। विज्ञान तो है पर संभावना। ऐसी डायरेक्ट सेलिंग एक संभावना है, लेकिन इसमें साइंस है। साइंस क्या है? मीटिंग में कितने इनविटेशन दोगे तो कितने लोग आ सकते हैं। लॉ ऑफ एवरेज इसका साइंस है। लॉ ऑफ एवरेज डायरेक्ट सेलिंग का साइंस है और इसका आर्ट है आपकी एनर्जी, आपका उत्साह, लगातार काम करते रहना, आपका मोटिवेशन, ये आपका उत्साह है। अपने लोगों से कांटेक्ट कम्युनिकेशन बना के रखना, ये इसका आर्ट है। सही शब्दों का प्रयोग करना, विनम्रता के साथ अपनी बातों को रखना, ये इसका आर्ट है। साइंस ये है कि जो फिक्स है कि करना है, लगातार शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। अब 100 लोगों की मीटिंग आपको कहीं रखनी है, रखिए, इन्विटेशन बनवाइए, 3.5 गुना रखवाइए, 100 लोग आपको दिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? मेरी टीम, मैं खुद, सब मिलकर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन मेक श्योर कि इतने इन्विटेशन लगे। इट्स अ साइंस, इट्स अ आर्ट। तो बहुत समझो इस चीज को, सीरियस हो जाओ, समझ लो कि डायरेक्ट सेलिंग में एक जॉब मेंटलिटी के साथ काम करो, और जितना पैसा कमाना चाहते हो सोचो कि वैसी जॉब है, रोज का काम है, ये डेली का काम है, लगातार करने वाला काम है। जहां बोरियत, आलस्य, कर्महीनता, ये जैसी जिस चीज के शिकार हुए तो सपनों को भूल जाओ, वो वहीं खत्म हो गए, राइट। फिर भी अगर मैं सेशन को अब यहाँ पे लंबा हो रहा है, क्लोज करता हूँ, अगली बार और बातें करेंगे। कोई कुछ समझना चाहता हो, जानना चाहता हो तो बताएं। दीपक जी। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच सर इतना शानदार सेशन के लिए। और मैंने पहले ही बोला था मतलब कि बहुत सिंपल वर्ड्स में इतनी सारी बातें आप कर लेते सर, तो थैंक यू सो मच। जो चीजें आपने डिस्कस करी, मतलब बेसिकली मेरे को यही समझ में आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें हमारे बिजनेस से प्यार करना है, ठीक है। मतलब इसको एकदम जिस इस तरीके से करना है, क्योंकि अगर हमने खुद ने एक्साइटमेंट नहीं दिखाया, हमने खुद ने अगर इसको इस तरीके से फील नहीं है कि नहीं यार हमें करना ही है, तब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे आपने एग्जांपल दिया कि मम्मी को खाना बनाने में मजा नहीं आता फिर भी करती है। आज रात को 9 बजे का सेशन अटेंड किया, आज लगभग मैंने ये नहीं कहा कि मजा नहीं आता, मैंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है, वो विलिंगली कर रहे हैं, मतलब वो उससे कनेक्टेड हैं। ऐसा कुछ नहीं, बोर नहीं हो रहा है उस चीज से। यस सर, मतलब उन्होंने अपना उस चीज को माना है कि मुझे करना है। वैसे ही आज यहाँ पे 200 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग सेशन में स्टार्टिंग में ज्यादा थे बट कुछ लोग चले गए, बट बहुत सारे लोग ऐसे जिनको सीखना था और पूरे सेशन में बने रहे, तो बहुत अच्छा लगा सर। एंड बहुत सारी चीजें आई होप यहाँ से लोगों को सीखने को मिली होगी। तो अगर किसी के भी कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी चीज डिस्कस करना चाहता है तो आप यहाँ पे, मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ, कोई भी है अपना रेज हैंड कर सकते हैं। सर आपका म्यूट हो गया। दीपक मैसेज पे क्वेश्चन ले लो, और अगर जो आपको लगे, जैसे और हमारे साथ में अगर कोई आपको सीनियर लीडर दिख रहे हो तो आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। हाँ सर, थोड़ा लंबा हो गया वैसे तो। कोई ऐसा सवाल आपको दिख रहा हो जो जानना चाह रहे हो? सर अभी तो मुझे चैट बॉक्स में कोई मैसेज ऐसा दिखा नहीं। सेशन लंबा छोटा पता नहीं भाई, मुझे तो ये समझ में आता है कि क्या बोलते हैं कि जानकारी जो अपन दे सकते हैं वो देना चाहिए। और मुझे तो आप बोलोगे तो मैं तो 12 घंटे भी जानकारी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तो लगन मेरी इससे है। एक सवाल आया है कि 25 करोड़ बीवी कैसे मैच होगा।
Yes, sir. देखो, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मेरी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग में एक बार एक ऐसा मुकाम आया था, इसको उदाहरण देता हूँ, आप इसको समझना। सवाल जिसने भी पूछा है, सवाल ये आया है मेरे पास अभी मैसेज में कि 25-25 करोड़ बीवी कैसे मैच होगा, राइट? क्या ये असंभव है? पहला सवाल तो ये। No, sir. हेलो, क्या ये असंभव है? मेरा आंसर ये है कि असंभव नहीं है, क्योंकि ये करना कोई असंभव काम नहीं है। 25-25 करोड़ बीवी ये मंथ में करना चाहते हैं, साल में करना चाहते हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये असंभव नहीं है। और मैं क्यों बताता हूँ, ये डिपेंड कैसे करेगा ये बताता हूँ। मेरी लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था कि मैं जब शुरुआत में बिजनेस कर रहा था जिस कंपनी में, 2006 आई थिंक 2006-7 की बात होगी, और मेरा बिजनेस एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बहुत साधारण तरीके से मैंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरे को पढ़ने के लिए पैसे की जरूरत थी। मतलब मैं जो पढ़ाई कर रहा था उसके खर्चे निकालने के लिए पैसे की जरूरत थी, तो मुझे 2-4-5 हजार रुपए मिल जाए महीने के, उससे मेरा काम चल सकता था। पर धीरे धीरे मैं इसमें आगे बढ़ता गया और ये मेरा मेन फोकस होने लगा, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा ये काम। अब समझ में ये आया कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर से ज्वाइन हुआ, धीरे 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 आगे बढ़ा था, तो 2-3 लाख बीवी तक मैं पहुंचा। उसी समय कंपनी ने एक ऑफर निकाला कि 75 लाख बीवी अगर कोई कर लेता है, यानी कि मैच करके, तो उसको एक गाड़ी मिलेगी। क्या मिलेगी? गाड़ी। और मेरा बिजनेस क्या था? 2 से 3 लाख, और करना कितना था? 75 लाख। ओके, मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सोचा। उसी समय मेरे पिताजी के रिटायरमेंट का टाइम आ गया था, उसी समय था लगभग। और रिटायरमेंट के समय एज क्या होती है? लगभग 60 साल की एज होती है। 60 साल में मेरे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, पर उनकी कार्य पद्धति ऐसी रही है कि उनके पास रिटायरमेंट के टाइम पे एक स्कूटर था, बजाज का स्कूटर। वो भी झुका झुका के स्टार्ट होता था, झुकाओ फिर सीधा करो फिर किक मारो। मेरे जहन में एक सवाल आया कि 60 साल की उम्र मेरे पिताजी की हो चुकी है, बजाज का स्कूटर है, और अगर मेरे रहते हुए, यानी कि इन्होंने मेरे को इतना सब ध्यान रखा है मेरे हर चीज का, और आज मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, काश मैं इनको एक गाड़ी दे पाता। और अगर मैं गाड़ी दे पाऊं इनको, एक 4 व्हीलर, इनको, इनकी बुजुर्ग है, इनको कंफर्ट दे सकूं, तो शायद मैं अपने आप को कुछ एक काबिल व्यक्ति समझ पाऊंगा, धन्य समझ। मेरे दिमाग में आया 3 महीने का टाइम है, 75 लाख बीवी करना है, 3 लाख है भाई साहब, मैंने उस पर ही फोकस कर लिया। पूरी टीम के साथ बैठा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ कार था, उसमें और भी कुछ ऑफर थे, छोटे भी ऑफर थे। हर किसी का माइंडसेट समझा कि वो बिजनेस को करने के लिए क्या सोच के आया है, क्या हासिल करना चाहता है, क्या चीजें हैं। छोटी टीम थी, सबको एक एक बंदे से मिला, डिस्कस किया, उनको बताया। समझने के बाद मैंने एक चीज को समझा कि ये बिजनेस को मल्टीप्लाई करने का एक ही तरीका, और मैंने एक चीज सोच लिया, मैं जिसे भी जानता हूं, जिसे भी, हाथ नहीं फैलाऊंगा कि भैया अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे ज्वाइनिंग दे दे, लेकिन जिसे भी जानता हूं, मैंने एक ऐलान कर दिया अपनी टीम के साथ, एक ही चीज समझ लो, शो द प्लान, 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 दैट्स इट, शो द प्लान। कोई भी व्यक्ति को, जानते हो, बिजनेस प्लान को शो करना है। हमको दिन रात नहीं देखना है। हम भिड़ गए, एक दिन में 50 प्लान देने हो, एक दिन में 20 प्लान देने हो, एक दिन में 100 प्लान भी देने हो, हाथ दुख जाते थे, हालत खराब हो जाती थी, सर भन्नाने लगता था कि क्या हो रहा है। नींद, कई बार ऐसा हुआ कि 2-3 रात सोना ही नहीं हुआ, ट्रैवल ही चलता रहा, ट्रेन में चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि हम लोग फ्लाइट से चलते थे? नहीं बॉस, जनरल डब्बे में, क्या बोलते हैं, बाथरूम के बगल में। मेरे आज मेरे कलीग हैं जो अच्छी पोजीशन में, किसी दूसरी कंपनी में, नाम कोट नहीं करूंगा, वो मेरे लिए सर यहाँ पेपर बिछा देते थे कि सर ये न्यूज पेपर बिछा दिया, इस पे बैठ जाइए। हम भी बैठे हैं, वो भी बैठा, जनरल डब्बे में जगह मिल रही है, नहीं मिल रही है। किसी लॉज में जा रहे हैं तो 200-300 रुपए की लॉज ले रहे हैं, वहां पे चादर बिछा रहे हैं कि अपने घर से चादर ले रहे हैं, अच्छा लगे, वहां पे अगरबत्ती जला रहे हैं, कम से कम खुशबू तो आ जाए। लेकिन एक चीज थी बॉस, जगना है या सोना है, एक चीज, आराम हराम है। 2-4 घंटे की नींद मिल जाए बहुत है, जैसा काम चल जाए बहुत है। लेकिन 75 लाख बीवी दिमाग में सेट हो गया, मेरे दिमाग में ये सेट हो गया कि अगर मैंने ये नहीं किया तो ये गाड़ी चली जाएगी बॉस, ये अवसर चला जाएगा, ऑफर चला जाएगा मेरे हाथ से। मुझे नहीं चाहिए था, मुझे अपने पिताजी को देनी थी। शायद मैं कंप्रोमाइज कर लेता अगर मुझे खुद को लेनी होती, लेकिन मेरे दिमाग में था कि मुझे मेरे पिताजी को देनी है। तो मैंने जब वो बिजनेस क्लोज किया, इतनी शिद्दत से पूरी टीम ने काम किया, मैंने भी किया, और 75 लाख के लगभग हम लोग 1.5 करोड़ बीवी क्लोज कर गए। और उस बीवी के क्लोज करने के बाद वो गाड़ी मैंने ली। और आपको इत्तेफाक से बताऊं कि जो श्री फोर्ड ऑडिटोरियम में अभी फंक्शन हुआ था अपनी कंपनी का, इसी ऑडिटोरियम में मैंने वो गाड़ी ली, और वो गाड़ी लेकर के मैंने अपने पिताजी को गिफ्ट दी। मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट्स किए थे। नरेंद्र सिंह जो अभी अपने यहाँ पे एक टॉप रैंक पोजीशन पे, उस वक्त इसी कॉन्टेस्ट में उन्होंने एक डिजिटल कैमरा भी अचीव किया था। तो मेरा सोचना क्या है कि ये शिद्दत और
लगने वाली बात है। ऐसा होता ना कि कई बार व्यक्ति को कोई बात लग जाती है तो वो अपनी उस चीज पर लग जाता है, यानी कई बार वो दुश्मनी में भी बदल सकती है, कई बार वो अचीवमेंट के लिए भी हो सकती है। अगर कोई बात क्लिक हो गई ना घर की, यार बहन की शादी करनी है, या अपने माँ बाप को कुछ करना है, या अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, बच्चों को बेहतर स्कूल पढ़ाना है, तो ये 2-5 लाख 25 करोड़ बीवी वाला सेंस नहीं है। मैं बोलूंगा तो मजाक लगेगा, हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने प्रैक्टिकली 3 लाख को 1.5 करोड़ तक 3 से 4 महीने में, ऑलमोस्ट 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट या 4 मंथ का था, पहुंचाया था। और चूंकि मैंने पहुंचाया था तो मैं ये स्पैन तो जानता हूं, इतना स्पेंशन मैंने किया था उस वक्त जबकि सोशल मीडिया नहीं था। आज मैं आपसे एक ही चीज बोलता हूं, आपके अंदर होगा तो आप करोगे, 25 करोड़ भी करोगे, उससे ऊपर भी करोगे, एवरीथिंग। अभी थाईलैंड का टूर निकला है, अभी आपके पास एंटीऑक्सीडेंट का जूस का ऑफर निकला है, तो ये कनेक्ट करो इस टूर को, इस व्यापार को होने से आपके घर में क्या हासिलात होगा, इस एंटीऑक्सीडेंट जूस को स्प्रेड करने से आपके घर में क्या हासिलात होगा। आपको पता है जूस बेस्ट है, बेटर है, प्रोडक्ट अच्छा है, इंग्रेडिएंट अच्छे हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो भूचाल मचा दो, तहलका मचा दो, हंगामा काट दो, गर्दा उड़ा दो, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर यूं ही शांत बैठना है तो फिर कुछ नहीं कह सकते। जिंदगी में जीना है तो कोहराम मचाना होगा, धंधा भी करना है तो थोड़ा सा कोहराम मचाना होगा। 25 करोड़ नहीं, कितना भी हो सकता है, थोड़ा सा कोहराम मचाइए, होगा क्यों नहीं होगा, हंगामा काटिए, हो जाएगा। बस एक बार कॉन्फिडेंस कर लो, मटके को चेक कर लो, ठूक के सही है, प्रोडक्ट सही है, चीज सही है, प्लान समझ में आ रहा है, सेटिस्फेक्शन अंदर से, उसके तो सीधे आगे बढ़िए। राइट सर? यस सर। तो कंक्लूड करें? यस सर, डन सर। चलो, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग इस ऑफर को अच्छे से फायदा उठाएं, और ये अभी एंटीऑक्सीडेंट ऑफर का, थाईलैंड टूर का, और मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों को आपको कुछ मैं आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन, आपके बिजनेस में वैल्यू एडिशन करने में सफल रहूंगा, ऐसा मैं मानता हूं। आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। यस सर, थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बिकमिंग पार्ट ऑफ द सेशन। नाउ मैं इसको एंड करता हूँ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।